तो इसी बात की बड़ी खुशी है कि आपका यहाँ पे आना हुआ है और हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा आपका। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूँ तालियां बजा के ये गीत प्रस्तुत करें। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो धरा पर सुंदर फूल खिलाता कौन। वृक्ष न होते तो धरा पर सुंदर फूल खिलाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली लहराता कौन। वृक्ष न होते जो जग में फल मीठे उपजाता कौन। वृक्ष न होते तो जग में फल मीठे उपजाता कौन। वृक्ष न होते तो पृथ्वी पर शुद्ध समीर बहाता कौन। वृक्ष न होते तो धरती पर शुद्ध समीर बहाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो धरा पर ठंडी छाया लाता कौन। वृक्ष न होते तो धरा पर ठंडी छाया लाता कौन। वृक्ष न होते तो हमें पुस्तक ज्ञान कराता कौन। वृक्ष न होते तो हमें पुस्तक ज्ञान कराता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो बारिश में निर्मल जल बरसाता कौन। वृक्ष न होते तो बारिश में निर्मल जल बरसाता कौन। वृक्ष न पर ना होते ऑक्सीजन हमें दिलाता कौन। वृक्ष धरा पर ना होते ऑक्सीजन हमें दिलाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। वृक्ष न होते तो दुनिया में हरियाली फैलाता कौन। हरियाली फैलाता कौन। हरियाली फैलाता कौन। रिपोर्ट है, लेकिन जैसा कि बताया अभी कि सचिव जी हमारे विपिन कांत जी हैं और वो एक्सीडेंट में घायल हो गए और आ नहीं पाया आज। तो उनका तैयार किया हुआ जो प्रतिवेदन है वो हमारे सौरभ सक्सेना जी प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे वृक्ष कल्याण के एक वरिष्ठ साथी हैं हमारे। तो सौरभ सक्सेना जी। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, अतिथिगण, प्रेस एवं सम्मानित सदस्यगण, हम भाव से काम करने की भावना से प्रेरणा लेकर वृक्ष कल्याणम की टीम जन साधारण में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण की भावना लाने के लिए विगत 12 वर्षों से कार्य कर रही है। संस्था की टीम में बिजली, पानी, वन, न्यायिक एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ हैं, जो पर्यावरण संरक्षण एवं पॉलीथीन बहिष्कार के प्रति सामाजिक जागरूकता लाने, विशेषतया बच्चों में तथा अन्य सामाजिक कार्यों को सतत कर रही है। हमारी टैगलाइन है, सबको पढ़ाओ, बिजली पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और पॉलीथीन को कहो ना। संस्था निम्न कार्यों को सामर्थ्य अनुसार निरंतर करने का प्रयास कर रही है। जरूरतमंद बच्चों एवं सर्वसाधारण को फल एवं छाया उपलब्ध हो सके, इसलिए स्कूलों तथा पार्कों एवं सड़क के किनारे फलदार, छायादार, फूलदार
एवं औषधीय पौधे रोपित करती है। एक दिन एक पेड़ की टैगलाइन एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में कार्यशाला का आयोजन कर चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिता करवाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी करती है। प्रतिवर्ष 3000 बच्चों तक पहुंचे हैं। पॉलिथीन बहिष्कार करने के प्रति जन जागरण करने के लिए साल में 2 बार भूतनाथ बाजार में अभियान चलाकर पत्रक तथा कपड़े के थैले वितरित करते हैं। अब तक 19 बार अभियान चला चुके हैं। प्रत्येक वर्ष अल्प आय वर्ग के 3 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं 2 को पठन सामग्री देते हैं। 2 कंप्यूटर भी उपलब्ध करवाए हैं। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए नाटक जैसे सशक्त माध्यम का सहारा भी लेते हैं। अब तक 5 नाटकों का मंचन कर चुके हैं। ये 5 नाटक YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इसके लेखक निर्देशक हमारे सदस्य के अग्रवाल हैं। ज्यादातर कैरेक्टर हमारे सदस्य ही प्ले करते हैं। आजकल समाज की मानसिकता कैसी बदल रही है। आप कहें कि कूड़ा कूड़ेदान में डालो तो नहीं डालेंगे, कहें सड़क पर बाएं चलो हॉर्न न बजाओ तो नहीं सुनेंगे, कहिए कि बिजली पानी बर्बाद मत करो पर नहीं सुनेंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ने वालों का हौसला कम हो जाता है। हमारे सदस्य ही हताश होकर कहते हैं कि 12 वर्ष हो गए कोई सुन नहीं रहा है तो रहने दो। पर न सुनने वालों और सुनाने वालों के बीच ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। कुमार बाराबंकी का शेर याद आ रहा है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। मेरा मानना है कि अंततः जीत अच्छाई की होगी। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन अवश्य होगा। हम छोटी बड़ी कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। आज दुनिया के सामने यह प्रश्न है कि प्रगति एवं पर्यावरण विनाश के बीच संतुलन कैसे बने। इस विषय पर हमने एक अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता बच्चों के विचार जानने के लिए राज स्टेट स्कूल में कराई, जिसमें 10 स्कूलों के 152 बच्चों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त दिनांक 8/2/26 को सेव अर्थ विषय पर अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई। इसमें 8 स्कूलों के 125 बच्चों ने भाग लिया। विजेताओं को आज पुरस्कृत किया जाएगा। हमने इस वर्ष एक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन भी किया था। अल्प आय वर्ग के 170 व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया। हम मल हॉस्पिटल, डॉक्टर के.एन. शुक्ला, डॉक्टर जे.पी. मल तथा डॉक्टर ए.एन. तिवारी के आभारी हैं। हमने एक नाटक खेला था, पर्यावरण एक प्रश्न चिन्ह। इसके पात्र पेड़, हवा, पर्यावरण, बच्ची, प्रगति का पर्याय बने पैंट बाबू से अंत में एक सामूहिक रूप से पूछते हैं, क्या प्रगति का मतलब सांस का फूलना है? आखिरी प्रश्न था, क्या प्रगति का मतलब पर्यावरण का विनाश है? पैंट बाबू हर प्रश्न के उत्तर में कहता था, यह एक प्रश्न चिन्ह है, हमें इसी प्रश्न चिन्ह का जवाब ढूंढना है। यह ध्रुव सत्य है कि भविष्य कैसा हो इसका निर्धारण वर्तमान को करना पड़ता है और हम वर्तमान हैं, इसलिए हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे छोटे हों या बड़े, वरना वह दिन दूर नहीं जब हम सांस लेने के लिए हवा, प्यास बुझाने के लिए 2 बूंद पानी, जल मिलना दूभर हो जाएगा। सूखी जुबान जिंदगी से पूछ रही है, बस प्यास ही लिखी है या पानी भी कहीं है। इन छोटे प्रयासों में हमारे साथ चलने के लिए हम श्रीमती वीना पुरवार, सभी विद्यालयों, अन्य संस्थाओं तथा प्रेस के लोगों के आभारी हैं जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आज एक नाटक का मंचन भी होना है। इस नाटक का मंचन अभिव्यक्ति संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम अभिव्यक्ति संस्था के आभारी हैं। अंत में एक सूचना देनी है कि हमारे सदस्य इंजीनियर आई के भारद्वाज द्वारा लिखित काव्य संग्रह देवदास का विमोचन 12 मार्च को हुआ था। इस संग्रह की प्रतियां यहाँ उपलब्ध हैं।
जिनको चाहिए ले सकते हैं। इस सभा के माध्यम से इंजीनियर भारद्वाज का बहुत बहुत अभिनंदन। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो छोटे छोटे कदमों से ही सही, कोशिश करते रहिए। इसी आह्वान के साथ विदा, फिर मिलेंगे। विपिन कांत, सचिव। हमें लगता है पॉलिथीन बहिष्कार कर रहा है। हम लोग कितने 19 बैठक कर चुके उसकी, वहाँ पे भूतनाथ पे एक ही सेंटर पे इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम उस एरिया को हम सैनिटाइज कर सकें। लेकिन अभी भी हमें मुश्किल से 15-20% ही सफलता मिली है। तो देखिए, कोशिश जारी रहेगी। ऐसे ही हम लोग वृक्ष लगाने में हम लोग की कोशिश थी कि सड़क किनारे, और शुरू में हम लोग ने आई के भारद्वाज जी का आइडिया था और बड़ा अच्छा लगा था कि जैसे मिड डे मील होता है वैसे हम लोग मिड डे फ्रूट्स का एक चलन शुरू करें और फलदार वृक्ष लगाएं। और शुरू में हम लोग सिर्फ फलदार वृक्ष ही लगाते थे, लेकिन सड़क पे लगाओ तो उसके जो ट्री गार्ड्स हैं वो गायब हो जाते हैं। घर के अंदर किसी के बाउंड्री के अंदर लगाओ तो वो कहते हैं हमारे यहाँ लोग पत्थर मारेंगे, इसलिए हम फलदार नहीं लगाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग को फलदार तो नाम का रह गया है, बाकी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और उसमें हमें बहुत सफलता मिल रही है। और ख़ासतौर से स्कूलों में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जगह भी बड़ी सेफ मिल जाती है, माली भी मिल जाता है उसको आगे अटेंड करने के लिए। और बच्चों को जिन्हें हम सिखाना चाहते हैं वो सीख भी रहे हैं कि पर्यावरण के लिए वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अभी आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ हमने देखी थी, एक वो थिमक्का है, मैडम थिमक्का, जिनको बल्कि ये पद्म अवार्ड्स भी मिले, पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिला। इनका अभी 114 साल की उम्र में निधन हुआ। इन्होंने अपने अकेले के बल पे, और इनके पति इनका साथ दे रहे थे, इन्होंने सड़क के किनारे छायादार पेड़ लगाए। छायादार पेड़ तो अब हम लोग के लिए बड़े सपने सा हो गया जब से ये हाईवे बनने लगे। तो हाईवे में तो सवाल ही नहीं है, फिर कभी किसी के दिमाग में आएगा, कोई मेहनत करेगा। सरकार से के बल पे हम लोग रहे तो नहीं हो पाता, किसी कोई संस्था ही कर पाएगी। जैसे ये थिमक्का मैडम जो है कर्नाटका की, उन्होंने किया, उन्होंने अपने जीवन में 10,000 पेड़ लगाए और 114 साल की उम्र में अभी उनका नवंबर में देहांत हुआ। तो ऐसी जो प्रतिभाएं आती हैं समय समय पे, इन्हीं के बल पे ये समाज चल रहा है। और उसमें थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कि एक अलग जगाए रखें हम लोग। तो ये तो हम लोग की गतिविधियों के बारे में था। बल्कि ये ध्येय गीत अभी जो आपने सुना, ये भी स्कूलों में हम लोगों ने सुनाया और कई लोगों ने इसको अपने प्रेयर में इंक्लूड कर लिया, कई स्कूल्स ने। तो स्कूल्स के माध्यम से तो बहुत वो आ रहा है। और स्कूल्स के बच्चों के ऊपर हम लोगों ने कभी सेव अर्थ से पेंटिंग कंपटीशन भी कराया था, उसके बच्चे आए हुए हैं। तो नेक्स्ट कार्यक्रम शायद वही होगा। तो 1 मिनट देख लो मैं फिर। हाँ, तो नेक्स्ट कार्यक्रम उसी पे है जो हम लोग ने अभी सेव अर्थ पे पेंटिंग कंपटीशन कराया, उसमें भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। 7 स्कूल के 72 बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका रिस्पांस आप अभी उनको हम लोग को करेंगे, ऑनर करेंगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे, तो उसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। बिना समझ के भी हम कितने, कुछ लाइनें हमने इधर पढ़ी थी तो हमें याद आ गई। बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे पहले उस ज़माने में जब हमने यात्रा शुरू की थी। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। तो बच्चों का तो सब याद करते ही हैं। बच्चों से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही रहता है कि बड़े होके बेटा क्या बनोगे। अब जाके समझ में आया, रिटायर होने के बाद 75 साल की उम्र में अब लग रहा है कि बच्चे ही बनेंगे। तो बच्चे ही बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बच्चे बने रहें और अपनी उन्हीं खूबसूरतियों को लेके आगे बढ़ें। तो अगला कार्यक्रम हमारा है उन बच्चों को सम्मानित करने का जो जीते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में। IK भारद्वाज जी और गुप्ता जी आ जाएं प्लीज़, RP गुप्ता जी, क्योंकि ये कार्य लंबा है। इसमें 3 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेज हैं और 6 कंसोलेशन प्राइजेज हैं। 9 प्राइजेज बच्चों को दिए हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनका हौसला बढ़ाए। ऐसे हम लोग अक्सर कई स्कूलों में भी करते रहते हैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन या क्विज भी करते हैं इस पर, एनवायरनमेंट पे। ये प्रयास है हम लोग का, बस थोड़ा सा गतिविधियाँ बढ़ाने का अपना और आम लोगों तक पहुँचने का। 8 फरवरी को ये कंपटीशन हुआ था जिसकी अब रिजल्ट आ गया है। हाँ, बच्चों को हम लोग एक साथ बुला लेते हैं सबको, आप नाम बोल दीजिए। 7 स्कूलों से 72 बच्चों के पर्यावरण संबंधित इस आर्ट कंपटीशन में कुछ
चुने हुए बच्चों ने बहुत ही अच्छी पर्यावरणीय संबंधी ड्राइंग बनाई है, जिनको पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें मैं नाम बोलता जाता हूँ। और सबसे पहले साक्षी चौहान लखनऊ मॉडर्न इंटर कॉलेज से हैं। इनको प्रथम पुरस्कार के तौर पर चुना गया है। इसमें 1000 रुपये का कैश प्राइज है और सर्टिफिकेट है। दूसरी सेकंड प्राइज विनर हैं शिखर दीप, संस्कार पब्लिक स्कूल से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। द्वितीय पुरस्कार के रूप में इन्हें एक सर्टिफिकेट और 600 रुपये का कैश प्राइज। थर्ड हैं, कृपया ये बच्चे आते जाएं, और अगर इनके साथ इनके अभिभावक या स्कूल से अध्यापिकाएं या जो इन्हें के साथ आए हैं, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं, जिससे हम इनको एक साथ सम्मानित कर सकें। चौथे पर हैं विष्णु निष्ठा शुक्ला, सरस्वती विद्या मंदिर कक्षा 7, सांत्वना पुरस्कार। थर्ड रह गया प्रखर दीप, संस्कार पब्लिक स्कूल से। प्रथम है साक्षी, दूसरी शिखर, तीसरी प्रखर। ये सब मंच पर आ जाएं, इनके साथ यदि इनके अध्यापक गण हो वो भी आ जाएं। के बाद वैदिक दयानंद इंटर कॉलेज, सांत्वना पुरस्कार। इसके पश्चात मनीष सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज, सांत्वना पुरस्कार। 7वां आस्था रावत सरस्वती शिशु मंदिर, सांत्वना पुरस्कार। 8th अलमा खातून, संस्कार पब्लिक स्कूल। दूसरे शिखर दीप, संस्कार पब्लिक स्कूल। बेटे हाथ उठा दें। हाँ। इनका उत्साहवर्धन कीजिए कि ये सब पर्यावरण के लिए बहुत ही जागरूक बच्चे हैं। तीसरा प्रखर दीप, थर्ड प्राइज कक्षा 7, संस्कार पब्लिक स्कूल। चौथे निष्ठा शुक्ला, सरस्वती विद्या मंदिर कक्षा 7। अपना हाथ उठाते रहे बच्चे। निष्ठा, तब तक हाथ उठाए रखें जब तक सब लोग देख लें। निष्ठा, हाँ, इनका उत्साहवर्धन तालियों के साथ आप लोग करते रहें। दुनिया में बच्चों से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। वैदिक दयानंद इंटर कॉलेज कक्षा 9। वैदिक, अपना हाथ उठा दिया करें जिससे लोग ताली बजाकर आपका स्वागत कर सकें। मनीष सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज कक्षा 9, सांत्वना पुरस्कार। आस्था शुक्ला। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे अपना हाथ उठा दें। मनीष हो गया। आस्था रावत, अपना हाथ उठा दें बच्चे, जिससे आइडेंटिफाई हो सके। मनीष, हाथ उठाएं बेटे। हाँ, तब तक हाथ उठाए रखें जब तक आपको सर्टिफिकेट न मिल जाए। आस्था रावत, सरस्वती शिशु मंदिर कक्षा 9। अलमा खातून, संस्कार पब्लिक स्कूल। और 9th है श्रेष्ठा गुप्ता, ममता सरस्वती बालिका विद्यालय कक्षा 6। इन बच्चों का सब लोग एक साथ ताली बजाकर इनका हौसला अफजाई करें। हम लोग बच्चों के स्कूल में जाते हैं
तो उससे ज़्यादा खुशी वाला कोई समय नहीं होता। बच्चों के स्कूल में अब तक 12 साल में हम लोग करीब 4000 पेड़ लगा चुके हैं, जिनमें अधिकांश फलदार पेड़ हैं। बहुत से बच्चों को भी यहाँ शहर में रहते हुए देखा ही नहीं कि आम कैसे पेड़ पर लगता है या अमरूद कैसे होता है, मगर स्कूल में पेड़ लग जाने पर ये बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम भी अभागे हैं कि जो कभी एक दिन भी गांव में नहीं रहे, मगर पेड़ों को देखकर पेड़ों के बीच पढ़े जरूर हैं, तो पेड़ों के लिए बहुत ही वो है। अब ये मैं मंच देता हूँ राजेश जी को। अच्छा, सभी बच्चे और उनके अभिभावक अपना स्थान ग्रहण कर लें। की जो गोष्ठी है और एक प्ले भी है, और पहले इन्होंने सेव अर्थ के ऊपर एक कैंपेन भी किया था बहुत बड़ा, जिसमें बच्चे सब आए। सबसे पहले मैं के अग्रवाल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, इस कदर समझा कि मैं यहाँ पे आकर आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ। और भी जितने लोग हैं जो ग्रीन रूम में अभी बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे साथी दिख रहे हैं, मीनू खरे मैम, अंजू बार्श में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं। अभी लखनऊ को कैपिटल हुए 250 साल हो गए, 250 साल हो गए। 1775 में लखनऊ अवध फैजाबाद से शिफ्ट होके लखनऊ बना। 1775 से अभी 250 साल हो गए, और रिवर सिटी से अब हम सीवर सिटी हो गए। मतलब मैं देख रहा था ये सीवर खुला है तो मुझे सरकटा, पाटा, नगरिया, यही सब नाले वाले के नाम याद आ रहे थे। सरकटा नाला, नगरिया नाला, पाटा नाला, मोहन मैकिन्स नाला, हैदर खिनान नाला, लापलास नाला, मतलब इतने सारे नाले हैं ना। तो हमारे जेहन में ये सब नदियों का नाम लुप्त हो गया। और 1775 का वो दौर था, मैं आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूँ। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाता हूँ, नदियों के साथ हमारे बहुत सारे विद्यार्थी शोध कर रहे हैं अभी। तो लखनऊ का जो लैंडस्केप था ना, बहुत ही यूनिक था। अभी आप जहाँ पे बैठे हैं एक मार्शी लैंड था। आप सोचिए बहुत पहले चले जाइए, ज्यादा नहीं, 150-100 साल पहले, या 1960 तक भी आप जाएंगे तो आप जिस जगह बैठे हैं यहाँ पे हिरन वगैरह आती थी, और गोमती में सीधे चल बंधा नहीं था ये इम्बैंकमेंट। ये 1984 के बाद बना, जब बाढ़ हुआ 1972 में, फिर 1981 में, 1983 में बहुत ऐसे फ्लड्स आए। तो दिस वाज नो मैंस लैंड। गोमती नगर का नाम नहीं था, ये उजरियाव था। कितने लोगों को पता है दिस वाज उजरियाव? और कितने लोगों को पता था कि ये उजरियाव नहीं है, उजाली एक महिला थी, उसके नाम से बना है गांव उजाली, जो बाराबंकी की थी और यहाँ रहती थी। उसको खदेड़ के बाराबंकी भेज दिया गया, लेकिन उसका बेटा बोला तुमको मैं यहाँ वापस लेके आऊंगा और तुम्हारे नाम से मैं गांव बसाऊंगा, और उस गांव का नाम था उजाली। उजाली से उजालियाव हुआ, उजालियाव से उजारियाव हुआ, और उजारियाव गांव एक कस्बे में बदल गया, और फिर गोमती नगर विस्तार या गोमती नगर ऐसे बना। और जहां पे अभी हमें ये पूरा खादर का इलाका था, खादर मतलब नदी की बनाई हुई जमीन, फ्लूवियल टेरेस, फ्लड प्लेन जिसको कहते हैं, और गोमती का पानी बहुत विस्तार से फैल जाता था इधर। तो जब ये जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट यूपी का आई थिंक 1973 में बना था, उसके बाद से एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना 1974 में। फिर उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है, क्यों नहीं इसको हम एक प्लान्ड कॉलोनी बनाते हैं। फिर उन्होंने बंधे बनाने शुरू किए। सबसे पहला बंधा बना था रिवर बैंक कॉलोनी के तरफ, इधर नहीं बना था, इधर तो बाद में बना, जो आपका कुकरेल नदी, अभी हमने उसको नदी का दर्जा दिलाया। मैं शासन की तरफ कमेटी में भी था, नगर विकास में भी था, और जो जल निगम, तीनों की कमेटी में मैंने पूरे डिजाइन बना के कैसे नदी थी, उद्गम स्थल जो इसका जो आपका बक्सी के तालाब से पहले जो है वहां से निकल के आती थी, और ये कुकरेल फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट से होके हमारे गोमती में मिल जाती थी। और उजरियाओं से एक और नदी निकलती थी, साहिरी नदी। साहिरी नदी और यहीं पे आके मिलती थी डाउनस्ट्रीम मार्टिन पुरवा के पहले। शाहिरी नदी का अस्तित्व तो बहुत पहले खत्म हो गया, जब धीरे धीरे लोग बसने लगे।
और जंगल का जो एक्सपेंस था, जो वृक्ष कल्याणम का जो मिशन है कि हम एक ग्रीन लैंडस्केप बनाए, किसी भी शहर को जिंदा रखने के लिए कम से कम 5% ब्लू लैंडस्केप और 15% ग्रीन लैंडस्केप की जरूरत होती है। लेकिन आज लखनऊ में मुश्किल से 10 या 11% ग्रीन कवर है और पूरे यूपी में केवल 5 या 6% है, जिसमें कि 3 जिले हैं, लखीमपुर और पीलीभीत और शाहजहांपुर को निकाल दे तो जंगल तो बचा ही नहीं। और ये जंगल काटने का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट बनाए थे, ब्रिटिश टाइम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट का पता है पर्पस क्या था? जंगल को काटना, टिम्बर निकालना। सुंदरबन जो डेल्टा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और इतना बड़ा डेल्टा बनाती थी सुंदरबन, वहां से उन्होंने जंगल काट काट के इंग्लैंड भेजना शुरू किया। और लखनऊ में भी पलाश के वन, पीपल, पाकर, बरगद, नीम, बहुत सारे पेड़ काटे गए। और कुकरेल का फॉरेस्ट, कैंटोनमेंट का फॉरेस्ट और आपका मोहनलालगंज का फॉरेस्ट और इधर सरोजनी नगर का फॉरेस्ट कहीं भी फ्रेगमेंटेड नहीं था। अगर बाघ आ जाए पीलीभीत से तो आराम से लखनऊ में आ जाएगा विदाउट मीटिंग एनी सिंगल ह्यूमन बीइंग। बिना किसी एक व्यक्ति से मुखातिब होते हुए बाघ आपके शहर में आ जाता था। ऐसा कॉरिडोर था गोमती का। वहां से पीलीभीत के जंगल से निकल के फिर ये बेहता नदी जो हरदोई से आके माल मलियाबाद होते हुए जेता गांव में मिल जाती है बेहता नदी। अभी मैं पिछले फ्राइडे को उसकी सर्वे कर रहा था बेहता नदी की। तो नदियों ने कॉरिडोर बनाए, नदियों ने जंगल बनाए और जंगल ने नदी बनाए। मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ पाया जब हमने नदी यात्राएं करी। नदियों के किनारे जो जंगल थे उसको किसने लगाया? और इतने मिक्स्ड जंगल जो कि हमारे बस की बात नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं। वो जंगल नदी का पानी अपने साथ सीड्स भी लेके आता है, आपको पता है ना। हाई फ्लड्स में पूरे कैचमेंट का पानी फ्लड प्लेन्स, नदियां समेट लेती है अपने अंदर हाई फ्लड में। और जैसे से पानी रिसीड करता है, कम होता जाता है, वो सीड्स सब अंकुरित होने लगते हैं और डाउनस्ट्रीम में आते हैं। मतलब आपके लखनऊ का जो ये जंगल बना था हो सकता है पीलीभीत से आया है। ये जो पलाश के वन, ये सब बीज भी सब नदी ढो के लेके आई। नदी ने जंगल बनाए और जंगल ने नदियां बनाई। अगर आप जाके देखते हैं जो हमारी नर्मदा है, अमरकंटक, एक पतली धारा है, ऐसे विशाल धारा में बदल जाती। कोई ग्लेशियर मेल्ट नहीं है, कोई मतलब कि ग्लेशियर का पानी नहीं है। सब जंगल से छोटी छोटी धाराएं मिलके, असंख्य धाराएं मिलके एक बड़ी नदी बन जाती है नर्मदा। उसी तरह चंबल यमुना में मिलती है और चंबल में मिलती है काली सिंध में मिलती है आहू नदी। और कहां राजस्थान से पीछे और एमपी का भी कैचमेंट लगता है और ये सब जोड़ के पानी ले आती यमुना में। और यमुना में अगर चंबल नहीं मिलती पानी और कम हो जाता, और गंगा में यमुना नहीं मिलती तो इलाहाबाद में पानी नहीं होता, और हमारे रामगंगा अगर हरिद्वार के नीचे नहीं मिलती तो गंगा में पानी नहीं होता। तो आप सोचिए कि कितने वाटर नेशन हम थे हम लोग। जो लखनऊ को जब मैं पढ़ना शुरू किया, लखनऊ वाज वेनिस ऑफ अवध। जैसे वेनिस में नावें चलती थी ना, लखनऊ में भी ऐसे ब्यूटीफुल बोट्स। ये जो हैदर कैनाल दिख रहे हैं, हैदर कैनाल को हमने क्या किया आज, गयासुद्दीन हैदर ने गोमती को गंगा से मिलाने का प्रयास किया था और बहुत हद तक वो उन्नाव तक पहुंच गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने बताया ये बहुत बेकार प्लान है, आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, आधे पे ही रोक दिया। लेकिन आज भी वो, आप पीछे से जाएंगे राजाजीपुरम और उधर से हैदर कैनाल, पूरा कैचमेंट से पानी। इट वाज द मैन मेड कैनाल। बट नगरिया, पाटा, सरकटा, ये सब तो इकाइयां थी गोमती की। और इसके साथ बहुत सारी इकाइयां, जैसे मैंने बेहता बताया, कुकरेल बताया, या साहिरी नदी बताई, या पीछे सही नदी जो लखनऊ के बिल्कुल साउथ मुहाने पे लगती है। तो ये सब नदियों ने बहुत बड़ा जंगल बनाया। और कुकरेल, जानकीपुरम फॉरेस्ट एंड कैंटोनमेंट, इसके बीच कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं था, एक घना जंगल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, जैसे जैसे हम पढ़ लिख जाते हैं ना, सबसे पहले हम पर्यावरण को तबाह करते हैं। और जैसा भी उन्होंने कहा ना कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो हम बच्चा बनना चाहते। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे लगता है वापस सर्किल हमको वहीं आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं आपको आज यहाँ से बता रहा हूँ,
वापिस हमको जंगल की तरफ ही जाना पड़ेगा, खेती की तरफ जाना पड़ेगा। ये सब फॉसिल फ्यूल्स कब खत्म होंगे आप देख ही रहेंगे कि कैसी स्थिति बन गई है। और पानी जो आप देखेंगे कि पानी का जो स्तर है, जो हमने नदियों के किनारे बंदे बनाते गए, उससे क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की कनेक्टिविटी टूट गई। जो भूजल और सतही जल के बीच एक कनेक्शन था वो खत्म हुआ। आज भी अगर आप जाते हैं तो इमामबाड़े के अंदर जो बावड़ी है उसके अंदर जो कुआं है उसके पानी का लेवल और गोमती के पानी का लेवल एक होता था, लेकिन अब वो कुआं सूख गया क्योंकि हमने बंदे बनाए, फिर रिवर फ्रंट बना दिए और अभी हम एक ग्रीन कॉरिडोर भी बना रहे हैं। इसमें कुछ भी ग्रीन नहीं है। और आपको पता है कितने ब्रिजेस बना दिए हमने? लखनऊ में 34 ब्रिजेस बना दिए। 34 नदी के सीने पे ऐसे ऐसे करके आरियां चलाते हैं ना। आपके लिए ब्रिज बहुत अच्छा दिखता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ब्रिज। ब्रिज से दूरियां कम हो जाती है लेकिन नदी से दूर हो जाते हैं। नदी को पार करना है तो पुल से पार करना नहीं होता, नदी के अंदर घुस के जाना होता है, तब नदी पार होती है। और ये चीज अगर आप समझ लेंगे, जो कि आपके जो जनाब आसिफुद्दौला जो फैजाबाद से जब आ रहे थे तो गोमती को भी क्रॉस किया उन्होंने, क्योंकि फैजाबाद, अमेठी, लखनऊ में गोमती लगती है। और जब बोट से वो जा रहे थे तो 2 मछलियां उनके गोद में आके गिर गई। उन्होंने इसको बहुत शुभ संकेत माना। और वो 2 मछली आज भी लखनऊ के उसके एम्बलम में है। आप देखेंगे मछली, हमारे जो राज्य का जो लोगो है उसमें 2 मछलियां हैं। एंड फिश इज साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। जहां मछलियां रहेंगी नदियां भी जिंदा रहेंगी। जब हमने काम करना शुरू किया नदियों पे तो हमने लैब, हमारा बहुत एडवांस लैब है, हैवी मेटल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें हम निकालते रहते हैं पानी में। लेकिन हमने एक तरफ लैब को अलग कर दिया। मैंने कहा अब इसकी क्या जरूरत है? नदी में बच्चे नहा रहे हैं, नदी का जल आचमन करने योग्य है, नदी का फ्लोर दिख रहा है, नदी की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, नदी की कॉरिडोर में फॉरेस्ट बना है, तो नदियां अच्छी है। मशीन को बंद करो। मशीन तो वहां लगाना है जहां पानी बदबू है और पता नहीं पेस्टिसाइड्स आ रहे। तो हमने नदी संस्कृति के 5 आयाम बताए और ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग था। जब हमने 10 दिन की यात्रा करी थी पीलीभीत माधो टांडा से लेके जौनपुर तक 2011 में, तो हमने देखा कि नदी संस्कृति के आयाम में हमने 5 चीजों को बहुत बीच में रखा था, मेन स्ट्रीम में रखा था। एक थी गांव संस्कृति, नाव संस्कृति, नारी संस्कृति, कछुआ संस्कृति और वट संस्कृति, पेड़, वृक्ष कल्याणम, वट। और ये वास्तव में जहां इन 5 चीजों को मैंने देखा, नदियां स्वस्थ थी, नदियां बह रही थी, नदी का पानी साफ था, लेकिन नदी के किनारे हमने जंगल काटे सबसे पहले। अभी आज भी आप जाएंगे तो सीतापुर और हरदोई, एक तरफ हरदोई है, दूसरी तरफ सीतापुर है और गोमती नदी बाउंड्री बनाती है। हरदोई के लोगों ने क्या किया, पूरा जंगल काट दिया गोमती के किनारे और बिल्कुल टिलिंग करते हैं, उसके एज तक खेती करते हैं। अब उससे क्या हुआ कि आपने फॉरेस्ट को हटाया तो कैचमेंट से जितना पेस्टिसाइड्स, नाइट्रेट, फॉस्फेट, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, कितने तरह के हम डाल रहे हैं, वो सब बह के हमारी नदियों में आ गए। और नदी के अंदर ऐसे जंगल बन रहे हैं कि नदी के अंदर घुस के पैर फंस जा रहा है। इतनी मैटिंग हो रही है, ह्यूज डेंसिटी ऑफ ईल ग्रास बोलते हैं उसको हम लोग, वेलिस्नेरिया अमेरिकाना, जो हमारे प्लांट नहीं है लेकिन गोमती में हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया नदी में। और कैसे डाला? जंगल काट के, जंगल काटा, फर्टिलाइजर बह के आ गए और नदी के किनारे रिवर फ्रंट बना दिया, नदी किनारे ग्रीन कॉरिडोर बना दिए। कौन सुनने वाला है? ये हमें नॉन स्टॉप ट्रैफिक चाहिए, 15 मिनट या पता नहीं 30 मिनट की ट्रैफिक हम बचा के हम किसान पथ से इधर आ जाएंगे IM रोड। उस 30 मिनट ट्रैफिक बचाने के चक्कर में हमारी सभ्यता खत्म हो गई है, यह होने वाली है।
मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि इस नदी में एक बूंद भी ग्लेशियर का पानी नहीं आता है, जो भी आता है कैचमेंट का पानी आता है। और लोग समझते हैं कि नदी बस 60 मीटर रास्ता छोड़ दो और नदी बह रही है, लेकिन चैनल से भी ज्यादा जरूरी है नदी की जमीन। और हमने रिवर राइट्स बनाए थे, पहला रिवर राइट लिखा है नदियों की जमीन पर नदियों का अधिकार, द राइट ऑफ द रिवर ऑन द लैंड ऑफ द रिवर। रिवर टेरेस, फ्लूवियल टेरेस, फ्लड प्लेन टेरेस, जहां नदियां बारिश के टाइम 4 गुना फैल जाती है, 5 गुना फैल जाती है, वो रिचार्ज करती है। आपके नल में जो पानी आता है नदियां लेके आती है, क्योंकि यहाँ जो खादर का इलाका है ना, सैंडी एक्विफर्स, वो ज्यादा पर्कुलेट होगा। उस जगह पे मकान बनाने नहीं थे, हमें यहाँ से 500 मीटर छोड़ के मकान बनाना था नदी से। और ये सब आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं थक गया हूँ कहते कहते, लेकिन लोग है ना, मतलब समझ नहीं पाते। कुछ छोटी छोटी सक्सेस मिलती है, इट्स लाइक ए पैच वर्क। You make one hole, you repair one hole and there will be 10 more holes. हमारे नाव में छेद करने वाले लोग। तो क्या समाधान है पता नहीं। मैं तो काफी इसी एक there is point of no return, मतलब ये लगता है crying in the wilderness कि ये पानी आएगा कहाँ से। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि शारदा नदी में, मैं आपको बताऊं, पीलीभीत में अभी 10 दिन पहले पीलीभीत में था, गोमती के उद्गम पे। गोमती नदी सूखी है अभी करीब 15 किलोमीटर तक उद्गम स्थल से। हमने सिंचाई विभाग से बात करके बोला कि शारदा केनाल है बगल में 1.7 किलोमीटर, एक रजबा बना है देवीपुर माइनर, प्लीज 25 क्यूसेक पानी डाल दीजिए तो नदी चल जाएगी। उनका ब्लैंक जवाब था, पानी नहीं दे सकते, एक बूंद भी पानी नहीं दे सकते, पानी नहीं है नदी में। मैंने कहा शारदा डैम देख के आए हैं, बनबसा बराज देख के आए, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। कह रहे आपको दिख रहा है, पर ये पानी सब राशन के लिए है। जो हमारा जो CCA है, कल्चरेबल कमांड एरिया, जो सिंचाई करते हैं, लखीमपुर हरदोई से लेके उधर आगरा तक, उधर गंगा किनारे, इधर आपका शारदा किनारे, उसके लिए जो पानी है ना, वो सब शारदा नदी से आ रही है। और शारदा नदी नेपाल तिब्बत ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो आप सोचिए कि आपका पानी आ कहां से रहा है, ग्लेशियर वाले उससे आ रहा है। गोमती में तो पानी बहुत कम बच गया है, तो क्योंकि कैचमेंट हमने खत्म कर दी। तो खैर बहुत लंबी स्टोरी है, हम प्ले देखने आए हैं और आई डोंट वांट टू डिप्रेस यू, बट हमें लगता है कि क्या हमारे बच्चे कुछ करेंगे आगे, या वो भी ऐसे ही करप्शन करेंगे। मतलब मैं तो खुल के बता रहा हूँ कि बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। ये बच्चे IIT IIM से पढ़ के आते हैं, बट दे फेल अस। Closed door, like lot of things happening. We try to say, being teachers, I try to do a lot outside my boundary. कई बार bureaucracy, legislature, there is a intent. वो intent है, but कहीं ना कहीं वो एक valley of death में फंस जा रहा है। तो उस वैली ऑफ डेथ को कैसे हम ओवरकम करेंगे, इसका जवाब शायद हम सबको मिलके बैठ के सोचना होगा। और ईमानदारी तो बहुत जरूरी है। अगर सिविल सर्विसेज में जो लोग आते हैं ईमानदार नहीं होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वही लेखपाल, तहसीलदार, PDO, CDO, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो हमारा जो वर्टिकल्स है, सब उनके हाथों में है। इतने यंग ऑफिसर्स आते हैं और कई बार तो पानी की समझ बिल्कुल नहीं होती, जंगल की समझ नहीं होती है। एक मैकेनिकल इंजीनियर फॉरेस्ट का DFO बन जाता है, फिर उसे समझाना पड़ता है इन्वेसिव स्पीशीज क्या है, जंगल लगाना क्यों जरूरी है और क्यों जंगल नहीं लगाना जरूरी भी है। कोई इन्वेसिव लगाए जा रहे हैं सब, कोई भी गूलर का नहीं लगा रहा है, पाकड़ के नहीं लगा रहे, पीपल के नहीं लगा रहे, वो ऐसे लगा रहे हैं जो गाय नहीं खा सकती। दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हेट्रोजेनाइटी ऑफ द होल इकोसिस्टम। तो हमें लगता है कि हम एक हाशिए पे खड़े हैं, बट लेट्स नॉट बी टू पेसिमिस्टिक एंड ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट, जब हम घर जाएं सोचे इसके बारे में, क्या आंदोलन नहीं हो सकते। इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, अकेले चल पड़े रसेल कार्सन जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग लिखी, या ग्रो हार्मन ब्रटलैंड, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर 2 बार रही, जिनके नाम से ब्रटलैंड रिपोर्ट हुआ, और हमारे जादव पैंग अपने नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट मैन, इन सब ने अकेला काम करना शुरू किया।
बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। मुझे लगता है सबको अकेला अब चलना पड़ेगा, चाहे लोग साथ दें या ना दें। एक मिशन बनाए हम कि हमें ये काम करना है, हमें जाके पॉलिसी में करेक्शन लाने हैं या किसी ब्यूरोक्रेट्स को समझाना है या तहसील दिवस में जाके एक पिटीशन डालना है। वी आर ऑल्सो डूइंग दैट थिंग। वन डे आई वेंट टू तहसील दिवस, वन डे आई वेंट टू समाधान दिवस टू म्युनिसिपल कमिश्नर। मुझे बहुत गुस्सा आया था, झगड़ा हो गया उनसे। ये जहाँ पे आपका CDRI है उसके सामने जो कतकी मेला लगा था, सब वहीं के डाल दिए नदी में। तो उनको बताना पड़ा, वीडियो बना के मैंने उस दिन कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी DM सबको भेज दिया और फिर रात के 11 बजे उनको ऑर्डर आया कि आपको सुबह तक साफ करना है। दिस वॉज द पावर ऑफ एक्शन। इसलिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे बैठ के आर्म चेयर कॉफी पी के गॉसिप क्लब बनाने से नहीं काम चलने वाला। सबको कहने के थोड़ा सा करना पड़ेगा। और लाइफ में जो इकागाई का एक प्रिंसिपल है ना, कि एक ऑब्जेक्टिव ऐसा बना लीजिए जो आपको 5 साल और आपकी आयु को बढ़ा देगा। तो हमने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं और आपसे भी गुजारिश है कि कुछ एक बड़ा एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, कुछ ऐसी सोच रखिए अपने दिल में कि हमें ये काम करना है, सुबह उठ के आज ये प्लानिंग करनी है, आज ये करना। आज इनके पास ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बदलाव ला रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उस बदलाव की स्पीड और भी अच्छी हो और भी तेज हो तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। जी को आमंत्रित करता हूं कि मुख्य अतिथि को एक सम्मान ज्ञापन देने की कृपा करें। इतना भावपूर्ण ढंग से प्रोफेसर वेंकटेश आप सबको संबोधित कर रहे थे। पिंड ऑफ साइलेंस, जीवन की वो बातें जो आपको शायद आंदोलित कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का भय है कि ये बातें जब आप यहाँ से निकलेंगे तो सब भूल जाएंगे, जैसा कि अमूमन होता है। हमारी संस्था व्यक्ति पानी के लिए, पर्यावरण के लिए और प्रदूषण के लिए नाटकों के माध्यम से और इनके निदान के लिए भी हम कई माध्यम से कोशिश करते हैं। उसमें एक छोटा सा जो प्रयास है वो आज का ये नाटक भी है। प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता से पुराना परिचित है हम लोगों का। हम लोग के और भी कार्यक्रम में ये आप मुख्य अतिथि के तौर पर या किसी और हैसियत से आए हैं। थोड़ा सा मैं इनके साथ बारे में और बता देना चाहता हूँ। आप सुप्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर हैं। वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पर्यावरण विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पर्यावरण प्रबंधन में अपनी शिक्षा प्राप्त की और मैरीलैंड विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट डॉक्टरेट फेलो रहे हैं। जल संसाधन प्रबंधन, नदी का पुनरुद्धार, जल ग्रहण योजना एवं पर्यावरण नीति प्रबंधन, जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में बताया भी है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरी संस्थाओं की तरफ से भी उसमें रहे हैं। आपने नदियों के सूख कर नाले में परिवर्तित हो जाने की परिस्थितियों एवं कारणों पर व्यापक शोध भी किया है। गोमती और इसकी सहायक नदियों पे आपने बहुत काम किया है और इसलिए इन्हें गोमती नदी का वाटर कीपर भी कहते हैं। आज हम लोग धन्य हैं कि हमारे बीच में प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं। हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं और हम सभी लोग भी उसके भागीदार हैं। अभी हमारे पास में हमारी सिस्टर बैठी हुई थी। शायद हम लोग बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। हम बात करते हैं कि हम पॉलीथीन को नहीं हटाते, 15% हटा पाए। हम बात करते हैं हमने ये नहीं किया और साथ में हम पॉलीथीन का बैग लेके भी चलते हैं। ये पराकाष्ठा है किसी भी चीज़ की। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तो हम शायद किसी को बदल नहीं पाएंगे। मैं अभिव्यक्ति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद का मतलब ये नहीं कि खत्म होने वाला है ये कार्यक्रम, इसके बाद नाटक बाकी है। और वैसे वेंकटेश दत्ता जी ने एक शब्द में पूरा संबोधन कर दिया था कि जो लखनऊ है वो रिवर सिटी से सीवर सिटी बन गया है। मुझे लगता है दैट स्पीक्स वॉल्यूम। सब कुछ उस एक वाक्य में समाहित है। एनीवे,
फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए मैं प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने व्यस्ततम समय से इतना समय निकाला। और यहाँ पे बहुत लोग हैं हमारे, मैंने अगेन बोलूँगा कि अनुपम जी बोल रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हमें जो पता ही नहीं है। आपने बहुत एक एप्ट एग्जाम्पल दिया। कल ही मैं बात कर रहा था, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, PCCF रिटायर हुए हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, मैं एकदम को रिलेट कर रहा था कि आपने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियर PCCF बन गए, उनको पता नहीं होगा कि जंगल की क्या परिभाषा होती है, जंगल की क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे समाज में, क्योंकि हर आदमी चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर, वो चाहता है कि मैं जो ऐसी पोस्ट मिल जाए जहाँ पे हम एक ऐसे ओहदे पर पहुंच जाए जिसमें पावर हो, जिसमें रसूख हो। तो ये कुछ विडंबनाएं हैं। आज जो नाटक आपके सामने होने वाला है उसके लीड रोल में विपिन कांत जी थे। जैसा कि अभी सौरभ जी ने बताया था कि उनका परसों शाम को रिहर्सल के बाद जब वो घर जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया, वो चाय पी के रोड क्रॉस कर रहे थे तो किसी ने स्कूटी लाई, उसके ऊपर चढ़ गए तो उनको काफ़ी गंभीर चोट लगी। तो इतना ज़्यादा वो घायल हो गए कि वो खड़े भी नहीं हो सकते। तो उनकी जगह जो नाटक है उसमें वो लीड रोल किसने रिप्लेस किया, वो आप नाटक देखिए तब आपको पता चलेगा। तो आप शायद उनको और बाय बाय कर पाएंगे जो लीड रोल में अभी हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। के अग्रवाल सर को धन्यवाद। बख्श कल्याणम को कितना बहुत खूबसूरत इन्होंने जो आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अभिव्यक्ति संस्था निश्चित रूप से अभी जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी आप सभी जो यहाँ दर्शक हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे मीडिया कर्मी, लाइट साउंड सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता ने अपने संबोधन में लोगों को काफ़ी गंभीर भी बना दिया, थोड़ा सा पीड़ा भी, तो मैं थोड़ा सा लाइटर मोड में कि ये जो नाटक है इसका नाम है सावधान सीवर खुला है। ये थोड़ा सा मैं के स्थाना से हमारे बैठे हुए हैं, यहाँ के लखनऊ के बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। मैं उनसे बोल रहा था मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। ये नाटक थोड़ा पक्षपातपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि इस नाटक में जितने लोग काम करने वाले हैं वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जनरली। तो इन्होंने बोला कि सावधान सीवर खुला है। मैं होता तो मैं बोलता हूँ सावधान खंबे में करंट है। तो आइए सभी लोग अब इस नाटक का लुत्फ लेते हैं। धन्यवाद। मैं सदाशिव निश्चित इस नाटक का निर्देशक। आइए हम सब मिलकर खेलते हैं नाटक सावधान सीवर खुला। हम सब मतलब मैं, आप, बाबू, नेता और देश की व्यवस्था, इनसे मिलिए। यह है मिस्टर एन परेशान, मतलब नए नए परेशान। ये महाशय अभी अभी एक बड़े सरकारी पद से रिटायर हुए, इसलिए रिटायर होते ही अचानक इन्हें समाज की सारी समस्याएं एकदम साफ दिखाई देने लगी।
अब ये सुबह सुबह उठकर बगल में एक अखबार दबाते हैं और घूमने निकल देते हैं और वे शहर की बद इंतजामी को देखकर बस परेशान हुआ करते हैं। जरा इनको ध्यान से सुनिए। ये देखो क्या हो गया इस देश को। इतना बड़ा सीवर खुला पड़ा है लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं। अभी मैं इसमें गिरकर के मर जाऊं तो किसी का कुछ बिगड़ेगा थोड़े। बस इस देश का एक मूल्यवान व्यक्ति कम हो जाए। अरे भाई परेशान जी क्या हो गया? क्या हो गया? आप पूछ रहे हैं क्या हो गया? हाँ हाँ क्या हो गया? आपको सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा सीवर खुला दिखाई नहीं दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। इसमें कोई गिर सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, इसमें कोई कैसे गिर सकता? क्यों नहीं गिर सकता? अरे आप भी ये देखिए कितना बड़ा बोर्ड लगा है, सावधान सीवर खुला है, कार्य प्रगति पर है और चेतावनी देने के लिए एक लाल झंडी भी टंगी हुई है। अब और क्या चाहिए आपको? लाल झंडी कहाँ है? लाल झंडी नीचे गिर गई। आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या कार्य हो रहा है? क्या हो रहा? सीवर का कार्य हो रहा और क्या हो रहा? कहाँ हो रहा है सीवर का कार्य? इतना बड़ा बोर्ड लगा है, सावधान सीवर खुला है, कार्य प्रगति पर है, और कैसे होगा? एक बोर्ड पर लिख करके टांग दिया और कार्य प्रगति पर हो गया। और कैसे? यहाँ कोई मजदूर, मिस्त्री, चेन कुली या ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है आपको? मैं समझ गया, मैं आपकी परेशानी समझ गया। आप अभी नए जो है सड़क पर पैदल चलना शुरू हुए हैं ना? क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब ये है कि इससे पहले अभी पिछले महीने तक तो आप सरकारी गाड़ी में चलते थे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि सड़क पे होता क्या है। एनीवे, रिटायरमेंट के बाद एनीवे आप चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे आपको सड़क पे चलने की आदत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपका मतलब है ये जो सीवर खुला है इसमें गिरकर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसकी चिंता करने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं, यही ना? नहीं परेशान जी नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस बोर्ड का टंगा होना इस बात का प्रतीक है कि कार्य प्रगति पर है। कब से कार्य प्रगति पर है? जब से ये बोर्ड लगा। और कब से ये बोर्ड लगा है? अरे आप देखें, इसमें बाकायदा डेट है 27/3/2022, मतलब 4 साल। और कभी से ये ढक्कन खुला हुआ? हाँ थ्योरेटिकली तो आप ठीक कह रहे हैं। और इस बीच इसमें कितने ही लोग गिरकर मरे भी होंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे हमारे देश के नागरिक इतने ज्यादा जागरूक हैं कि अगर सड़क पर कोई सीवर खुला हो तो उसमें गिरकर मरने के बजाय वहां से बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद बोर्ड चाहे टंगा हो चाहे न टंगा हो, ये बोर्ड का टंगा होना तो एडिशनल प्रिकॉशन है। इसका मतलब है कि चिंता का कोई विषय ही नहीं है। एग्जैक्टली। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक। अखबार पढ़ते हैं आप? हाँ हाँ ये लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इस साल खुले सीवरों में गिरकर हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी परसों एक सवारी से भरा टेम्पो सीवर में घुस गया। मैं श्योर हूं कि इस सीवर में गिरकर भी अब तक 10-20 लोग तो मर ही चुके होंगे। अरे भाई, अब कोई जानबूझकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए तो उसका तो हम कुछ इलाज कर नहीं सकते। ये मूल मंत्र है कि कुछ नहीं किया जा सकता। आपको तो इस देश के आदर्श नागरिक होने का मेडल दिया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इससे पहले कोई दुर्घटना घटे इस सीवर के ढक्कन को बंद कर दिया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कहते हैं बंद कर देते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये नहीं सोचते कि ऐसा करने से देश की प्रगति बाधित हो जाएगी? क्यों? सीवर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, बाबू, ठेकेदार, दलाल, बिचौलिए बेचारे सब भूखे बैठ रहे हैं। और इससे पहले यदि हम मर गए तब क्या होगा? अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए, हम इस सीवर को लेके, ढक्कन को लेके इसको बंद कर देते हैं। आइए, इतनी दूर क्यों खड़े? मैं आऊं? क्यों आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं ये सोच रहा था इसमें कुछ इलीगल तो नहीं हो जाएगा। इलीगल तो अब फटी।
ये है हमारे देश के विशुद्ध बुद्धिजीवी। अभी तो इतनी सारी सरकार को कोस रहे थे, इसको उसको, और अब इन्हें लीगल की याद आने लगी। अरे किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को तो सोचना ही चाहिए ना। ओके, चलिए मैं तैयार हूं। आइए। जो होगा देखा जाएगा। आइए। आइए। रुक जाओ ढक्कन वाले, रुक जा, मैं हूँ इसके अंदर लेटा। रुक जा। अब ये क्या बला है? अरे पता नहीं, जो भी है हमको रोक रहा है। कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है कोई बेवड़ा दारू पी के इसके अंदर घुस गया। कोई आत्मा वगैरह तो नहीं? आवाज तो आदमी की लग रही है। ओहो, आत्मा तो आदमी की भी हो सकती है ना। हाँ, ये तो है। फिर क्या करें? फिर चलिए इसी से पूछ लेते आइए। हैं। तुमको डर तो नहीं लग रहा? अरे डर तो लग रहा है, लेकिन चलो डरते डरते पूछते हैं क्या है। हेलो हेलो हेलो, हेलो। आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप कौन है? मतलब आप कोई आत्मा वगैरह तो नहीं? तो फिर इस सीवर के भीतर क्या कर रहे हैं? इस सीवर के भीतर हम लोग कर सकते हैं वही कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि आप सीवर के भीतर पहुंचे कैसे? अरे सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, हमने छेद में पांव डाला और धड़ाम, सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा है और साथ में कहा गई लाल झंडी, साथ में लाल झंडी भी गिरी हुई है। फिर आपको इस सीवर में पांव डालने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अरे भैया सब कुछ भीतर से समझाएं या थोड़ा बाहर भी आ जाए? अरे आ जाइए भैया, बाहर आ जाइए, हम तो आपके दर्शनों को तरस गए। आइए आइए, अरे बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। नहीं नहीं भैया, यही ठीक है। अरे आइए आइए। नहीं नहीं यही ठीक है भाई। आपका शुभ नाम? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, वाह क्या नाम है, प्रजातंत्र। क्यों? जब कोई प्रजापति हो सकता है तो मेरा नाम प्रजातंत्र क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब ये है कि आप इस सीवर के भीतर पहुंचे कैसे? अरे अभी बताया तो था, छेद खुला हुआ था, हमने उसमें पांव डाला और धड़ाम। लेकिन इस धड़ाम की आवश्यकता क्या थी? मतलब कहने का ये है कि आप इस छेद पे पांव डाला ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण? ये क्या होता है? ऐसी कौन सी घटना घट गई कि जिसने आपको इस सीवर के छेद में पांव डालने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, जब हम इस शहर में आए तो रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा हुआ था, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और उसी बोर्ड के बगल में एक बुढ़िया भिखारिन रिरिया रही थी। ए बाबू, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और उसके बगल में चीथड़ों में लिपटा हुआ उसका बच्चा रो रहा। आगे चले तो एक दीवार पर लिखा था, ये शहर आपका है, इसे साफ रखने में सहयोग करें। और वो पूरी दीवार पान की पीक से लाल हुई पड़ी थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दफ्तर के बाहर दीवार पर लिखा था, यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। और उस दीवार पर भद्र पुरुषों की लंबी लाइन लगी हुई। तो भैया हमें तो उस दिन समझ में आया कि इस शहर में जहां जो कुछ लिखा हो उसका तो उल्टा ही करना है। फिर जब एक रात को हम यहाँ से गुजरे और ये बोर्ड लगा देखा, सावधान सीवर खुला है, कार्य प्रगति पर है, तो बस हमने बिना सोचे समझे इसमें पांव डाला और खड़ा। चलिए अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब आप बाहर आइए। आइए, मैं हाथ पकड़िए इनका। हाथ पकड़िए। क्यों भाई? क्यों? आप बाहर नहीं निकलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं पूछता हूँ, आप लोग मुझे बाहर निकालने में क्यों तुले हुए हैं? हम अपने प्रजातंत्र को गड्ढे से निकाल करके पुण्य का कार्य करना चाहते हैं। मेरा अभी सीवर से बाहर आने का कोई इरादा नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ हाँ, ये क्यों कह रहे हैं आप? भाई कह रहा हूँ। अरे नहीं भाई, क्यों नहीं निकलेंगे आप? अरे मेरी मर्जी, आपकी कोई जबरदस्ती है क्या? मैं तो चला वापस। अरे अरे अरे, ये तो अंदर चला गया। तो अंदर चले गए। हो गई एक राष्ट्रीय समस्या खड़ी। क्या क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, प्रजातंत्र खतरे में है। भाई प्रजातंत्र खतरे में है? हाँ, अब क्या करें? कुछ भी करो, इसे बाहर निकालो। अच्छा देखो, कोशिश करते हैं। प्रजातंत्र
प्रजातंत्र जी, प्रजातंत्र जी, बाहर आ जाइए। अरे एक बार बाहर आ जाओ, फिर चाहो तो वापस चले जाना। हेलो हेलो, हेलो, क्या आप बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? प्रजातंत्र सीवर में चला गया है। क्या? कैसे? ये छेद देख रही हो, ये एक सीवर का मुंह है। एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रजातंत्र बता रहा है, इसके अंदर चला गया है। लेकिन क्यों? ये इससे ही पूछ लीजिए ना। शोरघर तक से ग्राउंड जीरो से चीख चिल्लानी, प्रजातंत्र गटर में चला गया है, शहर में हंगामा। हंगामा? हंगामा कहाँ हो रहा है? हंगामा तो तुम कर रही हो। मैडम, आपका परिचय? मैं शोरघर तक की रिपोर्टर चीख चिल्लानी हूँ। हम अपने इस चैनल पर इतना शोर सुनिश्चित कर देते हैं कि किसी को कुछ सुनाई ना दे सके। अब आप बताइए क्या मसला है? ये मैं और परेशान जी यहाँ घूम रहे थे, तभी हमको इस सीवर के अंदर से एक आवाज आई और उस आवाज ने अपना नाम प्रजातंत्र बताया और उसने ये भी बताया कि वो गड्ढे में सीवर में गिर गया। और जब हमने इसे बाहर निकालना चाहा तो इसने इनकार कर दिया। एक मिनट एक बार फिर से बताइए। इसने बाहर आने से इनकार कर दिया। देश की जनता ध्यान दे, प्रजातंत्र नाम का एक व्यक्ति इस सीवर के अंदर गिर गया है और अब उसने बाहर आने से इनकार कर दिया है। आश्चर्य किंतु सत्य, शोरघर तक की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव। अब मैडम प्रश्न ये है कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए? अरे इससे पहले तो प्रश्न ये है कि ये इसके सीवर के अंदर गया कैसे? अरे यार, ये तो इसने अभी बताया ना, रात के वक्त ये यहाँ आया, ढक्कन इससे खुला देखा, उसमें अपना पाँव डाला और धड़ा। असली प्रश्न ये है कि ढक्कन खुला क्यों था और कब से खुला था? हाँ, नहीं, इससे पहला तो प्रश्न ये है कि ये ढक्कन, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ये सावधान सीवर खुला हुआ है, लिखा है इसमें। लेकिन खुला कब से है? और खुला कब से है ये इस पर तारीख लिखी हुई है, 27/3/2022। 27 मार्च 2022, अर्थात पूरे 4 वर्ष हो चुके हैं। शोरघर तक की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव 4 वर्ष से सीवर खुला हुआ है। अरे इसमें आपकी एक्सक्लूसिव क्या हो गई? 4 साल से ढक्कन खुला हुआ है और आज आपकी एक्सक्लूसिव खबर हो गई। हमारी एक्सक्लूसिव खबर ये है कि 4 वर्ष से सीवर खुला हुआ है और आज ढक्कन के खुले होने की जयंती है। ग्राउंड जीरो से चीख चिल्लानी। पता नहीं कितनी बार ग्राउंड जीरो बोलती है और कितनी बार एक्सक्लूसिव। मैडम, खबर को अगर एक्सक्लूसिव बनाना है तो ये पता करिए कि सीवर कब खुला था और कब बंद होगा। मैं आप लोगों को इन समाचार पत्रों के माध्यम से इस शहर के सीवरों की बदहाली की खबर सुनाता हूं। सुनिए, बैठ जाओ। खबर नंबर 1, संतपुर में 17 साल से सीवर ठीक नहीं हुआ, जनता बेहाल। खबर नंबर 2, सीवर मैन होल में घुस गया सवारी से भरा टेम्पो। अरे वाह, कोई और एक्सक्लूसिव? हाँ, और एक्सक्लूसिव तो यही है ना कि ये सीवर 4 साल से खुला है और आज इसकी जयंती बन रही है। ठीक है, इस समस्या पर बात करने के लिए हम बुलाते हैं शहर के सीवर अधिकारी श्री नाकाम साहे जी को। श्री नाकाम साहे जी, आप मंच पर आए और जनता के सवालों के जवाब दें। आइए श्री नाकाम साहे जी, आइए। नमस्कार। हाँ तो श्री नाकाम साहे जी, आप जनता को बताइए, 4 वर्ष हो चुका है किंतु सीवर का कार्य हो क्यों नहीं रहा है? शोरघर तक से एक्सक्लूसिव। ग्राउंड जीरो से। हाँ, ग्राउंड जीरो से। ये बोलना मेरा काम है, आप चुप रहिए। हाँ तो श्री नाकाम साहे जी, अब आप बताएं। देखिए, ये इस सीवर की फाइल है और जब से मैंने सीवर का काम देखना शुरू किया तब से ये फाइल मेरी बगल में है। ये फाइल कब से आपके बगल में है? जब से मैंने इस पद का कार्यभार संभाला। और इससे पहले?
इससे पहले ये मेरे पूर्वाधिकारी के बगल में थी, उससे मैंने चार्ज लिया था। अब वो इसका क्या कर रहे थे? वो वही कर रहे थे जो मैं कर रहा हूँ। अरे यही तो पूछना है कि आप इस फाइल का क्या कर रहे हैं? इस फाइल को मैं चला रहा हूँ। अरे क्या चला रहे हैं? काम तो कुछ हो नहीं रहा है, ढक्कन खुला पड़ा है 4 साल से। अब ये फाइल जाएगी जो मेरी जगह आएगा। इस फाइल में है क्या? इस फाइल में इस कार्य का प्रस्ताव है, इस कार्य की स्वीकृति है, अच्छा, इस कार्य का टेंडर है और इस कार्य का कार्यादेश भी है। महाराज कार्य कहाँ है? कहाँ ये कार्य प्रगति पर है। ढक्कन खुला है 4 साल से। तो ये थे श्री नाकाम साहब जी। इनका मानना है कि हर कार्य फाइल के अनुसार हो रहा है और फाइल हरदम इनकी बगल में दबी रहती है। आप लोग को कोई और टिप्पणी करनी है? अरे और क्या टिप्पणी करनी है मैडम? अरे बिल्कुल क्लियर है कि 4 साल से सीवर खुला, काम कुछ हो नहीं रहा। काम जो कुछ हो रहा है इन नाकाम सहाय जी की फाइल में हो रहा है। अरे कुछ काम नहीं हो रहा है, झंडी भी तो नीचे गिरी पड़ी है, ग्राउंड जीरो पर। मैं आपको ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें और सुनाऊं? ग्राउंड जीरो से। हाँ सुनाइए। ग्राउंड जीरो से जी सुनिए, आज आपका करियर बनाता हूँ मैं। समाचार अजय भैया। पहली समाचार, सीवर का पानी उफनकर पूरे मोहल्ले में भर गया और फैल रही है बीमारी। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर। दूसरी खबर है, नगर में सीवरों की क्षमता आवश्यकता से कहीं कम। और तीसरी खबर, सीवर का पानी ट्रीट करने का प्लांट बंद। गंदा पानी सीधे गोमती में। डॉक्टर वेंकटेश दत्ता। और चौथी खबर, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? चौथी खबर, सीवर सफाई करने गए 3 युवकों की जहरीली गैस से मृत्यु। ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दुखद है। सीवर की सफाई मशीनों से नहीं मनुष्यों से कराई जा रही है और इस कार्य में सैकड़ों सफाई कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। इस विषय पर बोलने के लिए सीवर सफाई कर्मियों की यूनियन के अध्यक्ष श्री तड़के जी को, जो आज हमारे बीच में है, आमंत्रित करती हूँ। श्री तड़के जी, आप मंच पर आइए और हमें सच्चाई से अवगत कराइए। आइए तड़के। वाह, क्या खुशबू लगा रखी है आपने, तबीयत प्रसन्न हो गई। नमस्कार तड़के जी, आइए। हम जब भी सभ्य समाज में जाते हैं खुशबू लगा लेते हैं, वरना आप लोगों को भी हमारे बदन से उतनी ही बदबू आती जैसे इन सीवरों से आती है। बदबू आती बदन से? बिल्कुल, मेरे बदन से, मेरे कपड़ों से। अरे मेरे घर की महिलाएं तो कहती हैं उन्हें मेरे मुंह से, मेरे सांसों तक से बदबू आती। और हम अपनी बात करें तो हमें खुद से, मेरी रूह तक से बदबू आती है। अरे आप तो भावुक हो गए। आप हमें अपनी बिरादरी के कार्यों और परिस्थितियों के बारे में कुछ बताइए। पिछली 5 पीढ़ियों से सीवर सफाई का काम हो रहा है। मेरे बाबा, मेरे पिताजी सभी सीवर सफाई का ही काम करते थे। मेरे 2 बेटे थे, वो भी सीवर सफाई ही करते थे। मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ? 2 वर्ष हुए, गुजर गए। पहले बड़ा बेटा सफाई के लिए सीवर में घुसा, वो जहरीली गैस से बेहोश हो गया।
उसके बाद छोटा बेटा उनको बचाने के लिए, और इस प्रकार दोनों मर गए, एक भी जिंदा बाहर नहीं आया। सॉरी, ये कैसे हो सकता है? सेफ्टी बेल्ट और ऑक्सीजन मास्क का क्या हुआ? कुछ नहीं होता। देसी शराब का एक पौवा लगा के मुंह पे कपड़ा बांध के हम लोग सीढ़ी के सहारे सीवर में नीचे उतर जाते हैं। और जब हम सीवर में उतरते हैं तो न वहां कोई जेई होता है और न कोई अफसर। अगर कुछ होता है तो केवल घनघोर अंधेरा, घुटन, बदबू, कीचड़ से सना शरीर और हमारा मुकद्दर। कीचड़ निकालने की मशीनों के बारे में बताइए, क्या वो नहीं रहती है? रहती है केवल इन नाकाम साहेब जी की फाइलों में। कभी कभार केवल दिखाने के लिए एक आध मशीन लाके खड़ी कर दी जाती है और उनका भी पेट्रोल और डीजल बिक चुका होता है। हाँ तो पब्लिक, आपने सुना सीवर सफाई का कच्चा चिट्ठा? और कुछ? आइए प्रजातंत्र जी से बात कर ली जाए। प्रजातंत्र जी, अब तो आपने सुन ली सीवर की पूरी कहानी, गंदगी, बदबू, कीचड़ की कहानी। अरे अब तो बाहर आ जाइए ताकि ये नाटक यही बंद किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? सीवर के भीतर ऐसा कौन सा सुख उठा रहे हैं आप? जानना चाहती हैं आप? बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं अंदर आकर के क्या करूंगी? ग्राउंड जीरो दिखाऊंगा आपको यहाँ। एक्सक्लूसिव। नहीं नहीं, मेरे लिए ग्राउंड जीरो यही है। मैं तो कहती हूँ आप भी बाहर आ जाइए, मैं आपके ऊपर पूरा एक फीचर करूंगी। नहीं चीख चिल्लाने जी, मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे ऊपर कोई फीचर ना लिखिए। आप तो केवल सच्चाई जान लें। देखिए, यहाँ दो प्रकार के सीवरों की बात हो रही है। एक सीवर तो वो है जो कीचड़ से भरे हुए हैं और जिनका मलबा निकलकर शहर की सड़कों और गली मोहल्लों में फैल रहा है, और हमारे शहर के सजग नागरिक परेशान जी और निश्चिंत जी अखबार पढ़कर उन सीवरों को कोस रहे हैं। और दूसरे सीवर वो हैं जिनके ढक्कन गायब है, झंडियां गिरी हुई है और काम हमारे नाकाम साहेब जी की फाइलों में होगा। ऐसे सीवरों की संख्या भी सैकड़ों में है। नाकाम जी, क्या बताएंगे ऐसे सीवरों की संख्या कितनी है? मेरी फाइल के अनुसार 460। 460। और इन 460 सीवरों में हमारे जैसे लोग रोज गिर रहे हैं। इन कीचड़ों में कीचड़ और गंदगी बिल्कुल नहीं। ये सीवर तो प्लास्टिक की पन्नी से भरे पड़े हैं। लेटने बैठने की आरामदायक सुविधा और सांस लेने के लिए हवा भी वही है जो आप लोग बाहर पा रहे हैं। और सुनिए, अमेज़न और स्विगी वाले हमारे लिए खाने का सामान और जरूरत का सारा सामान यहाँ ला कर। अरे प्रजातंत्र भाई, मान लिया कि आपको स्विगी से सब मिल रहा, फिर भी आप बाहर आकर हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? हाँ प्रजातंत्र जी, बिल्कुल ठीक। ऐसा कौन सा कारण है कि आप बाहर रह के हमारे साथ नहीं रह सकते? और क्या प्रजातंत्र जी, जब दोबारा इसका काम शुरू होगा तब तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो अभी क्यों नहीं? प्लीज। देखिए, मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे इस सीवर के भीतर ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो बाहर आकर नहीं होगी। और आप तो ये अखबार पढ़ के सुना रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ कर मैं वो सारी खबरें आपको सुनाऊंगा जो हमारे सीवर के भीतर नहीं हो रही है और ना ही कभी होंगी। अरे सुनाइए सुन लीजिए चीख चिल्लानी जी। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव। ये देखिए, मैं आपको सुनाऊं। ये देखिए, हाँ ये नव विवाहिता ने हनीमून पर शिलोंग ले जाकर पति का मर्डर कर दिया। और देखिए दूसरी खबर, 2 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए दोस्त को ही जिंदा जला डाला। मॉल के सुपरवाइजर ने नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। हाँ तो आप बाहर नहीं आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं।
इस प्रकार यह तय हो गया है कि प्रजातंत्र जी जो खुले सीवर के अंदर गिर गए थे, किसी भी शर्त पर बाहर आने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि सीवर के बाहर की दुनिया की परेशानियां सीवर के भीतर की दुनिया की परेशानियों से कहीं अधिक है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए? हमारे पास आज दो राजनीतिज्ञ हैं, एक है नेता सरकार और दूसरे हैं नेता विरोधी। मैं दोनों से प्रार्थना करती हूँ कि वे मंच पर आए और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। तो लीजिए, शोर घर तक से प्रस्तुत है हमारी बहस का अगला कार्यक्रम, जवाब मुंह तोड़। तो लीजिए, मंच पर आ रहे हैं नेता सरकार श्री बेकल बेकार जी और नेता प्रतिपक्ष श्री हरदम भिड़े जी। आइए 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 आइए। नमस्कार। हाँ तो श्री बेकल बेकार जी, पहले आप बताएं। नहीं, पहले भिड़े जी अपना पक्ष रखिए। वाह बेकार जी, वैसे तो पहले सरकार अपना पक्ष रखती है, उसके बाद प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखता है, पर हम जानते हैं अरे इनके पास कुछ कहने को है ही नहीं। अधिक बकबक ना कीजिए, लीजिए हम ही बताते हैं। जब सत्ता में रहते हुए हमारे विरोधी पक्ष ने सीवर का कभी कोई कार्य कराया ही नहीं। अरे इनको तो ये भी नहीं मालूम था कि सीवर होता क्या है। ना कभी कोई लाइन बिछाई, ना टैंक बनवाए, जो भी कार्य किया कागज पर किया। यदि इन्होंने थोड़ा सा भी कार्य कर लिया होता तो आज शहर का ये हाल ना होता। वाह वाह, इनकी सुनिए, सरकार ये चला रहे हैं, दोष हम पर मर रहे हैं, सीवर की सफाई करा नहीं रहे, ये इनका हाथ। देखिए बीच में बोलिए, हम बोला कि बीच में? अरे हम तो अभी बोले ही नहीं, तो आप बीच में बोलते कहां से? इनकी सुनिए, हमारी सरकार ने योजनाबद्ध रूप से इस पूरे शहर के सीवर प्रणाली के विकास की योजना बनाई, उसकी स्वीकृति भी कराई, धन की व्यवस्था भी कराई, और अब जब कार्य प्रारंभ हो चुका है तो यह प्रगति देख करके इन भिड़े जैसे लोगों को परेशानी हो रही है। अरे काम हो रहा है, यह सीवर के ढक्कन बेचे जा रहे हैं। आप फिर बोले बीच में, तो फिर आप नगर के सीवर की बात करने के बजाय इधर उधर की लंतरानी क्यों हाँक रहे हैं? अच्छा, हम लंतरानी हाँक रहे हैं? ये सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, कुछ काम धंधा नहीं है इनके पास। जहां मुफ्त के चाय पानी का बंदोबस्त होता है चले आते हैं बहस करने के लिए। अरे अपने कार्यकाल में कुछ काम कर लिया होता तो आज ये हाल ना होता, ना आपका ना शहर का। शहर का हाल हम खराब किए हैं यार। अरे ये आपके अधिकारी ने ही बताया है कि शहर में 475 यानी 475 मेन होल खुले पड़े हुए हैं। श्रीमान, मैंने 460 बताया है, आंकड़ा बढ़ा आंकड़े सही नहीं है। ठीक है 460 ही सही, पर इन्हीं खुले सीवरों में से एक में आदमी गिरा पड़ा है ना, जो बाहर नहीं आ रहा है। कौन कहता है ये आदमी इस सीवर में गिर गया है? हम बताते हैं सच्चाई क्या आप लोगों को। जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ, जैसे ही प्रगति होने लगी, जैसे ही सीवर की लाइनें बिछने लगी, ले आए अपना ये एक एजेंट और घुसेड़ दिया सीवर के अंदर, और अब जनता को उल्टा सीधा समझा रहे हैं। वरना आप बताइए, इतना बड़ा बोर्ड लगा है चेतावनी का, लाल झंडी भी लगी हुई है, तो फिर कौन गिरता है सीवर में इस प्रकार से? और फिर कौन कहता है मैं बाहर नहीं आऊंगा? ठीक चिल्लानी जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आदमी हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इनका घुसड़ा हुआ जासूस है। देखिए, आपको काम नहीं कराना है मत कराइए, शहर को बर्बाद करना है कीजिए, सीवर के ढक्कन बेचने हैं खूब बेचिए, लेकिन हम पर अनर्गल आरोप मत लगाइएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं। क्या हम छोड़ देंगे आपको? क्या कर लोगे हमारा? अरे कल तक हमारे साथ रम्मी खेलते थे तो चवन्नी को बेमानी करते थे। आए बड़े, देखिए आप पर्सनल हो रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं। हम छोड़ देंगे आपको, तो फिर आ जाइए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ढक्कन चोर जिंदाबाद, ढक्कन चोर जिंदाबाद। अरे मेरे सीवर प्रोजेक्ट का क्या होगा? अरे ये तो एक दूसरे की जान के पैसे हुए जा रहे हैं, ये देश क्या चलाएंगे? अरे देश गया तेल में। अरे आप लोग चुप हो जाइए आप लोग ये सब करेंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक से चिल्लाने का काम मेरा है,
मैं नाटक का निर्देशक, मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया, लेकिन हमारे सभागार में नाटक के लेखक भी बैठे। मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आए और इस नाटक का पटाक्षेप कराएं। श्री संगम बहुगुणा जी हमारे बीच में हैं, जो इस नाटक के लेखक हैं। इनके मंच पर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए। मैं इस नाटक का लेखक हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा पूरे भारत में जो सीवर लाइन और जो सीवर से बहता हुआ गंदा पानी और कीचड़, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां हो जाती है, और मैनुअल सफाई, जिसकी वजह से न जाने कितने नौजवान मर जाते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता है, न ही कोई सरकार ध्यान देती है और न ही उनकी कोई न्यूज बना पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब लोग होते हैं। मैंने कोशिश करी है ये सरकार के ये जो प्रगति के कारनामे, ये सब भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, राजनीतिक दलों की अक्षमता, इन सबको आपके सामने दिखाने का पूरा प्रयास किया। एक नाटककार होने की वजह से जो कुछ मुझसे हो सकता था मैं नहीं किया। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आप लोग सोचिए, विचारिए, क्या होना चाहिए। अरे सर, कुछ भी होना चाहिए वो बाद में होगा, पहले इस नाटक का पटाक्षेप करा दीजिए। बात सही कह रहे हैं, नाटक का पटाक्षेप तो होना ही चाहिए। आइए आइए, इस ढक्कन को उठाते हैं और नाटक को पटाक्षेप करते। अरे अरे, मुझे भीतर ही बंद किए दे रहे हैं। अरे, प्रजातंत्र की जान ही ले लोगे क्या? अपने काले कदम जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुनना कभी तो आएगी, वो सुनना कभी तो आएगी। सदाशिव निश्चिंत, इस रोल को पहले कर रहे थे हमारे पूजनीय विपिन कांत जी, लेकिन जैसा कि अभी बताया कि विपिन कांत जी का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी एक दिन बिल्कुल पहले, बस कल का ही दिन था, और इसको पूरी तरह से फिर तैयार किया हमारे इस नाटक के निर्देशक और बहुत बड़े एक्टर, बहुत ही पुराने रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार के अग्रवाल जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने 1975 से लेकर के 1982 तक के अग्रवाल जी के निर्देशन में पहले बहुत काम किया हुआ है। प्रजातंत्र का रोल कर रहे थे अजय भटनागर। जी चिल्लानी अलका कुदेशिया, नाकाम सहाय माधव सक्सेना, तड़के जी देव शर्मा, एकल बेकार राज मानकानी, हरदम भिड़े राजीव त्रिपाठी, और लेखक का रोल मैंने स्वयं निभाया। और इस रोल को पहले हमारे के साहब कर रहे थे, मजबूरी में मुझे भी कहना पड़ा। बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे कहा कि नाटक तो होगा ही होगा। मैं ये तो यहाँ तक तैयार थे कि हम चाहे रात तक हो जाए, ये वाला दूसरा वाला रोल करेंगे, लेकिन नाटक बन रही होगा। इस
किसी भी नाटक को करने के लिए उसके बैक स्टेज के कलाकार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं उनका परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूँ। प्रकाश परिकल्पना थी गोपाल सिन्हा जी की और प्रकाश संचालन किया था मनीष सैनी जी ने। सैनी जी आइए ऊपर। संगीत इसमें रवि राजवंशी जी ने दिया था। यंग बच्चा है लेकिन बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, कई नाटकों में बहुत अच्छा संगीत दे रहा है। मंच सज्जा थी अजय भटनागर जी की और पोस्टर इसमें बनाए थे राज मानकारी जी ने। प्रस्तुति नियंत्रक विपिन कांत जी का था। और सबसे बड़ी बात, इस नाटक का मैं तो नकली लेखक था, असली लेखक और परिकल्पना और निर्देशन के अग्रवाल जी थे। अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। बड़ी तन्मयता के साथ आप लोगों ने इस नाटक को देखा और जिन परिस्थितियों में के जी ने करा है मैं उसको सलाम करता हूं। आप सब लोग आए, बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कप चाय हमारे साथ पीकर जरूर जाइएगा। हाँ प्लीज। एवं अभिव्यक्ति संस्था की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अब आपसे अनुरोध है कि जैसा कि अग्रवाल साहब ने रिक्वेस्ट करी है कि हम लोग बाहर निकलें और जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद।